गुड इवनिंग एवरीवन। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था राजस्थान के एकीकरण के बारे में। अपना जो एकीकरण का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका था। आज अपन नया टॉपिक लेके चलेंगे, वो है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। यानी आज अपन राजस्थान की स्थिति के बारे में देखेंगे, यानी राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान का जो विस्तार है, इंडिया मैप के अंदर राजस्थान कहाँ पर स्थित है और राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सीमाएं लगती हैं, उसके बारे में आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति है, जब विस्तार की बात आती है तो अपन सबसे पहले ये देखते हैं कि मैप के अंतर्गत, भारत के मानचित्र के अंतर्गत है वो राजस्थान कहाँ पर स्थित है। ये अपने पास अगर भारत का मानचित्र दिया हुआ है, इसके अंतर्गत अपन राजस्थान को अपन देखते हैं। तो जो राजस्थान है ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अगर राजस्थान की बात करें तो अपना राजस्थान है वो यहाँ पर स्थित है। ये यहाँ अपना राजस्थान स्थित है, ठीक है। ये आ गया राजस्थान। ये यहाँ पर अपन देखें तो ये आ गया अपना लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर। ये है अंतिम है, इधर देखें तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ये केरल और ये तमिलनाडु। यहाँ केरल, ये आ गया तमिलनाडु। ये यहाँ ये है अंतिम, इधर की बात करें तो ये है अपना गुजरात। ये राजस्थान आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर राजस्थान की बात करें तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यानी अगर भारत की अपन बात करें, भारत के मैप के अंतर्गत है ये उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो मैप के अंतर्गत देखें तो ये आ गया उत्तर पश्चिम। अगर अपन बात करें अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार की, तो सबसे पहले तो ये अक्षांश और देशांतर ये होते क्या हैं, इसके बारे में अपन अभी देखते हैं। अगर बात करें इसकी अपन क्षेत्रफल की, तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। कब से? 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से
छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद। ये जो क्षेत्रफल दिया हुआ है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है, 10.41% है भारत के क्षेत्रफल का। यानी अपन इस भारत के क्षेत्रफल की अपन बात करें तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये है अपने भारत का क्षेत्रफल, ये है अपने राजस्थान का क्षेत्रफल। ये भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 10.41%। अगर विश्व की अपन बात करें तो विश्व में अगर भारत की अगर बात करें तो विश्व में भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 2.04%। अगर अपन जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 17% जनसंख्या निवास करती है। इस 2.4 से क्षेत्रफल है ना 2.4% जो क्षेत्रफल अपना है उसमें 17% जनसंख्या निवास करती है संपूर्ण विश्व की। यानी जनसंख्या की दृष्टि से है वो भारत का कौन सा स्थान है, सेकंड स्थान है। अगर फर्स्ट अगर की बात करें तो वह है चीन। अब ये हो गया अपना क्या है राजस्थान, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान का क्षेत्रफल आ गया 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के क्षेत्रफल का है 3.41%। कई बार एग्जाम के अंतर्गत ये पूछा जाता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो वह है 10.41%। अब बात आती है कि जनसंख्या की दृष्टि से, अगर जनसंख्या की बात करें तो वो है 2011 के अंतर्गत थी करीबन 6.86 लाख, जो वर्तमान में एक दो डाटा के अनुसार 7.85 लाख हो चुकी है। अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर राजस्थान का अगर अपन स्थान देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो प्रथम स्थान है। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो वो है जनसंख्या की दृष्टि से वह है 7वां स्थान। यानी इससे पहले क्या है 6 स्टेट और भी हैं, 7वां स्थान है। पहले क्या ये 8वां था, पहले 8वां स्थान था, लेकिन 2014 में आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना बना तब क्या हो गया, तब ये 7 नंबर पे आने लग गया। अब इससे पहले कौन कौन से आते हैं उसकी अगर अपन बात करें जनसंख्या के हिसाब से तो सबसे पहले अपना आता है यूपी, उत्तर प्रदेश आ गया, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, फिर आता है पश्चिमी बंगाल, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर आता है तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु, और उसके बाद में आता है राजस्थान। उसकी अगर बात करें फिर आता है कर्नाटक। ये अपन पढ़ रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से। अगर राज्यों का अपन स्थान देखें तो उसमें है 7वां नंबर। पहले ये 8वां नंबर था, लेकिन 2014 में अगर तेलंगाना राज्य बन गया, भारत का जब तेलंगाना राज्य बन गया तो उसके बाद में क्या है 7वें नंबर पर आने लग गया। वरना पहले क्या है यहाँ आंध्र प्रदेश आता था बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है बिहार, फिर पश्चिमी बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु
और राजस्थान। अगर ये आपके इस तरीके से कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि जब राजस्थान से बड़ा कौन सा है तमिलनाडु, जब छोटा कौन सा है कर्नाटक, सबसे बड़ा कौन सा है उत्तर प्रदेश, या अपन जब कोई भी एग्जाम होती है उसके अंतर्गत पूछ लेते हैं। ये याद अगर आप कैसे रखोगे, वो अपन ट्रिक देखें तो ये आ गई उम्मा बाहू बंगाल से मदिरा लाई। ठीक है, ये अगर इस तरीके से अगर आप ध्यान में रखना चाहो, अगर इसी तरीके से अगर आपको याद ना रहो तो ये ट्रिक ध्यान लेना। उम का उत्तर प्रदेश, मैं का महाराष्ट्र, बै का बिहार, बंगाल आ गया पश्चिमी बंगाल से, इसको ऐसे छोड़ दो, मैं का आ गया मध्य प्रदेश, तय का आ गया तमिलनाडु और रा का आ गया राजस्थान, मदिरा लाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना ध्यान में रख लेना, ये किसी बुक में नहीं दिया हुआ, ये स्वरचित है ये। ठीक है, ये ट्रिक आप क्या ध्यान दे लेना। अब अपन बात करते हैं, ये तो आ गया जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से अपन ने देख लिया है। अब अपन बात करते हैं अक्षांश व देशांतरीय विस्तार की। तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले अपन ये देखते हैं। ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब के अंतर्गत ऐसी रेखाएं होती हैं। ये जो रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश। ये ऊपर आ गया अपना उत्तर, यह आ गया दक्षिण, यह आ गया पूर्व और ये पश्चिम। ये अपने पास ग्लोब दिया हुआ है। ये अगर मध्य रेखा की बात करें, ये होती है 0 डिग्री अक्षांश, इसको बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। यानी जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं होती हैं उनको अपन कहते हैं अक्षांश। कौन कौन सी होती हैं? ये 0 डिग्री अक्षांश होते हैं, इसको बोलते हैं अपन भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर होती है, जब ये देखें, ये है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री के अपन ऊपर की ओर बात करें, उत्तर की ओर बात करें, तो ये है कर्क रेखा। अगर इसकी ओर नीचे दक्षिण की ओर बात करें तो ये 23.5 डिग्री है, ये है मकर रेखा। यह आ गई कर्क रेखा, यह आ गई मकर रेखा। यह है आर्कटिक रेखा। और यह है अंटार्कटिक रेखा। यह आ गया 90 डिग्री, ये भी आ गया 90 डिग्री। ये तो आ गई अपनी अक्षांश रेखा। अगर अपन 23.5 डिग्री अपन इस कर्क रेखा की बात कर रहे हैं, ये इधर 23.5 डिग्री मकर रेखा है। अपना जब ये एक बीच से ये अपन निकाल देते हैं, ये है 0 डिग्री इस देशांतर रेखा। यानी ये होती है अपन देशांतर रेखा। अब अपन पहली बात आ गई अक्षांश की। अक्षांश के अपन ने देख लिया 0 डिग्री, ये तो हो गई विषुवत रेखा, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। बात करें 23.5 डिग्री उत्तर की ओर बात करें,
तो उसको कहते हैं अपन कर्क रेखा। अगर दक्षिण ध्रुव की ओर बात करें 23.5 डिग्री दक्षिण ध्रुव की ओर, उसको कहते हैं अपन मकर रेखा। जो ऋतु होती है, मौसम होता है, ऋतु वो किस पर डिपेंड करता है? इन अक्षांश रेखाओं पर डिपेंड करता है। यानी जब भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर होगा, जब जो ऊपर की ओर होगा यहाँ, तो वो तो बोलते हैं अपन उपोष्ण, जिसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। इससे नीचे आएगा वो होगा, अगर इसके नीचे की ओर बात करें वो उष्ण कटिबंध। यानी कब अपन अगर 23.5 डिग्री की बात करें, 23.5 डिग्री। अब बात करते हैं हम पहले भारत के इस मानचित्र की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है, तो इसकी अपन बात करें, ये 0 डिग्री आ गया। अगर भारत के मानचित्र की अपन ये बात करें, ये मान लो ये है भारत का मानचित्र, यहाँ स्थित है। अगर विश्व का जब ये ग्लोब अपने ग्लोब देखते हैं, ग्लोब के अंतर्गत भारत की स्थिति देखते हैं, तो ग्लोब के अंतर्गत है वो भारत क्या है, यहाँ पर स्थित है। अब इसको कहेंगे क्या कि ये स्थित कहाँ पर हुआ? ये तो आ गया उत्तर ध्रुव, उत्तरी अक्षांश, और ये आ गया दक्षिण अक्षांश, यानी दक्षिण ध्रुव आ गया। ठीक है, इसको अपन इतना कर दें, इसको रख दिया, इसको पूर्व को एक वाले को एक बार लेते हैं। ये ऐसे है अपने पास, अपन ने ये देखा है कि जो अपने पास मानचित्र आ रहा है वो इस अकॉर्डिंग आ रहा है। ये अपन भारत के मानचित्र की बात करें तो ये उत्तरी अक्षांश हो गया, दक्षिण ध्रुव है तो इसको यहीं रख देते हैं। उत्तरी अक्षांश की बात करें, अपन ने देखा था ये पूर्व है और ये पश्चिम है, इसको भी अपन देख लेते हैं इधर। अब कितना बच गया अपने पास? यानी जब बात बच गया, अगर अक्षांश की बात करें तो वो तो हो गया उत्तरी अक्षांश। यहां ध्यान देना, कई बार क्या होता है ये कर देते हैं कि हाँ ये इधर पूर्व में है, अगर इसको पूरा देखते नहीं है कि ये उत्तर की बात है, ये अगर नीचे है तो दक्षिण कर देते हैं, ये पूर्व पश्चिम, तो पूर्वी अक्षांश देशांतर कर देते हैं, पश्चिम देशांतर कर देते हैं। ऐसा नहीं, थोड़ा ध्यान दे लेना इसके अंतर्गत। ये यहाँ पर स्थित है, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, दक्षिणी ध्रुव है वो यहीं रह गया। उत्तरी ध्रुव की अपन बात करें, इसका ये हिस्सा भी यहीं रह गया, अपन यहाँ अपने पास ये बच गया। इसके अंतर्गत बात करें तो अक्षांश कौन सा हो गया? ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश, ऊपर वाला। ये तो हो गया उत्तरी अक्षांश, ये क्या है दक्षिणी, तो ये तो हो गया ऊपर वाला उत्तरी अक्षांश। अगर देशांतर की अपन बात करें तो कौन सा हो गया देशांतर? ये इधर पूर्व है और ये इधर क्या है पश्चिम है, यानी जो ये हिस्सा इसका, ये इधर वाला, ये तो पूर्व है और ये इधर क्या है पश्चिम है। तो देशांतर कौन सा हो गया? पूर्वी देशांतर। यानी कभी भी एग्जाम के अंतर्गत अगर कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें अगर ये पूछ लिया देशांतर अक्षांश इसके बारे में देख लिया, तो इतना ध्यान रखना कि हमेशा कौन सी दिशा, अगर क्या आएगा, ये आएगा उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। यानी अगर गोलार्ध की अपन गोलार्ध के रूप में अपन बात करें तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यानी उत्तरी तो अक्षांश हो गया, पूर्वी क्या हो गया? देशांतर हो गया। उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर। अपन इसकी बात कर रहे हैं, भारत के मानचित्र की अपन बात करें, भारत की अपन स्थिति देख रहे हैं किसके अंतर्गत? ग्लोब के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आ गया उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान भी अपन यहीं पर स्थित है, इसके अपन और देख लेते हैं एक बार। तो ये तो हो गया, ग्लोब को इसलिए दिखाया है ताकि कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको कि स्थिति है कहाँ पर। अगर ग्लोब के अंतर्गत है वो भारत है कहाँ पर, यानी उत्तरी अक्षांश में है, दक्षिणी अक्षांश में है, देशांतर कौन सा है, पूर्व है या पश्चिम है, ये देख लेना। ग्लोब इस तरीके से यहाँ पर है। इतना मत करना कि अगर कई बार पूछ ले ये भारत के अंतर्गत ये पूछे तो ये बता दो कि ये हो गया उत्तर है तो ये हो गया उत्तरी अक्षांश, ये है तो ये कर दो दक्षिणी अक्षांश, ये पूर्वी देशांतर कर दो, ये पश्चिमी देशांतर कर दो। ऐसा कभी मत करना।
अपन ने यहाँ ले लिया, ये पूरा अलग से बता दिया है कि इस तरीके से है। अक्षांश देखेंगे तो उत्तरी अक्षांश होगा ऊपर वाला, देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर होगा, इतना ध्यान रखना। देशांतर की अपन अगर बात करें, ये 23.5 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। इसके मध्य को क्या बोलते हैं, इनको मध्य को बोलते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसको कहते हैं अपन कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है उसको कहते हैं अपन वक्र रेखा, और 0 डिग्री जो अक्षांश है उसको कहते हैं अपन विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। अब सूर्य की अगर अपन किरणों की बात करें, सूर्य की किरणों की अपन बात करें, 3-4 डेट देता हूँ। एक तो है 21 जून, याद रखना, 22 दिसंबर, 21 मार्च एंड 23 सितंबर। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा हुआ है। 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, लंबवत पड़ती हैं, किस पर, कर्क रेखा पर। 21 जून को सीधी पड़ती है। तो ये दिन की अगर बात करें तो अपन इसको बोलते हैं सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी अक्षांश का सबसे बड़ा दिन 21 जून, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। कर्क रेखा पर क्या है, लंबवत पड़ती है। तो 21 जून को हो गया सबसे बड़ा दिन, किसका, उत्तरी अक्षांश का। बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ते हैं, किस पर, 23.5 डिग्री मकर रेखा पर, मकर रेखा पर। यानी दक्षिणी अक्षांश का सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी अक्षांश का, याद रखना, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। तो दक्षिणी अक्षांश का सबसे बड़ा दिन। बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। यानी दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दिन बराबर रात, दिन और रात क्या है, बराबर होते हैं। कब, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा चुका है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। 21 जून याद रखना, उत्तरी अक्षांश की बात कर रहे हैं, 22 दिसंबर दक्षिणी अक्षांश की बात कर रहे हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर विषुवत रेखा की बात कर रहे हैं। सूर्य की किरणें 21 जून को कर्क रेखा, 22 दिसंबर मकर रेखा, और 21 मार्च और 23 सितंबर है उसको 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा अक्षांश है, भूमध्य रेखा जिसको अपन कहते हैं विषुवत रेखा पर पड़ती है। अब बात आती है, ये तो हो गया अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अब अपन थोड़ा भारत के बारे में, इंडिया के बारे में और राजस्थान के बारे में, ये अक्षांश और देशांतरीय विस्तार है उसका अपन एक बार देख लेते हैं। आपको शायद ये उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग शायद आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई अगर कोई इसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ये टॉपिक क्या है एक बार दोबारा बता दूंगा। अब बात आती है स्थिति की, तो राजस्थान की अपन स्थिति देखते हैं अक्षांश की दृष्टि से। राजस्थान की स्थिति ये एक बार थोड़ा मैप देख लेते हैं अपन। ये अपना राजस्थान का मानचित्र, ये उत्तर आ गया, ये दक्षिण आ गया, ये पूर्व आ गया, ये पश्चिम आ गया।
ये इंडिया का मैप है, ये राजस्थान यहाँ स्थित है उत्तर पश्चिम में, इसको अपन यहाँ निकाल रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अक्षांश और देशांतरीय विस्तार की। यह हो गया अक्षांश और देशांतर। अगर अक्षांश और अपन देशांतरीय विस्तार की अपन बात करते हैं तो जो अक्षांशीय विस्तार है वो तो कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि अपन ने ये देखा था उसके अंदर ये तो थी अक्षांशीय रेखा, ये तो थी अक्षांशीय रेखा। और मैंने क्या बताया था, ये 23.5 डिग्री अक्षांश है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सी क्या है अपने मैप बनाया था, और इधर देशांतर का इस अकॉर्डिंग ऐसे ही बनाया था। तो ये रेखाएं हैं, वो कौन सी, ये अक्षांश रेखाएं हैं। तो ये तो है 30 डिग्री 3 मिनट से क्या है 30-12, 23-3 से 30-12, ये अपन बात कर रहे हैं किसकी, अक्षांशीय विस्तार की। तो ये हो गया 23-3 से 30-12, ये अपन अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। बात करें अगर देशांतर की, अगर अपन देशांतर की अगर बात करते हैं तो जो देशांतरीय विस्तार है वो है गुणेंतर 30 से 78-17, ये क्या है देशांतरीय विस्तार। अपन ने देशांतरीय विस्तार के बारे में अपन यहाँ देखा था, ये तो अक्षांश रेखा ही होगी, और ये जो मैंने बताया था आपको ये क्या है देशांतरीय रेखा, यानी ये है देशांतरीय रेखा। या ऊपरी पर कौन सा जिला है, ये आ गया श्री गंगानगर। यह आ गया बांसवाड़ा, ये इधर आ गया जैसलमेर, और यह आ गया धौलपुर। ये इधर जैसलमेर है, धौलपुर है, गंगानगर और बांसवाड़ा। अब कौन से इनके जब गांव देखे, ऊपर उत्तरी गांव देखे, दक्षिणी गांव देखे, पूर्वी गांव देखे और पश्चिमी गांव देखे। उत्तर सबसे ऊपर गंगानगर का जो है वो है कोणा गांव, यानी जो 30 अगर बात करें 30-12 की बात कर रहे हैं, सबसे ऊपर जो गांव है या जो टच होती है वो होता है सबसे ऊपरी हो गया कोणा गांव। कहाँ पड़ता है, श्री गंगानगर के अंतर्गत। अगर अपन बांसवाड़ा की अपन बात करें तो ये है बोरखुंडा कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत। तो ये आ गया यहाँ बोरखुंडा, बांसवाड़ा, कोणा गांव कहाँ, गंगानगर। अब बात करें अपन पूर्व और पश्चिम की, अगर बात करें अपन तो धौलपुर है, धौलपुर के अंतर्गत गांव आता है जिसका नाम है सिलाना गांव। अपनी विस्तार देख रहे हैं तो धौलपुर के अंतर्गत आ गया सिलाना गांव। अब बात आती है पश्चिम की, जो जैसलमेर की, तो इसका जो गांव है वो है कटरा गांव। ये वो बिंदु है जो क्या है उत्तरी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु, और ये क्या है पूर्व और पश्चिम। कटरा गांव कहाँ है, जैसलमेर के अंतर्गत आता है। कोणा गांव है गंगानगर के अंतर्गत आता है। सिलाना गांव धौलपुर के अंतर्गत है, और जो बोरखुंडा है वो कहाँ है, बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अपन बात करें अगर कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा है, यानी अपन बात कर रहे हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की, जिसको अपन कहते हैं कर्क रेखा। तो ये कर्क रेखा है वो बांसवाड़ा शहर के मध्य से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। इसकी राजस्थान के अंतर्गत है, वो दूरी है 26 किलोमीटर, यानी बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है ये कर्क रेखा। अगर माही नदी की अपन बात करें, एक बार देख लें, नदियों का टॉपिक अपन आगे करेंगे, तो उसको क्या है, ये 2 बार काटती है, ये 2 बार काटती है।
कौन सी? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के जो उत्तर की ओर भाग हो गया वो हो गया उपोष्ण कटिबंध। बात करें दक्षिण की ओर तो ये हो गया उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध ये 23.5 डिग्री है। ये क्या है, इसको दो भागों में बांट देती है। ऊपर वाला हो गया उपोष्ण कटिबंध, ये आ गया उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये अपने पास राजस्थान का मानचित्र है, ये इंडिया का मानचित्र है। अक्षांश की बात करें तो यह है 23.3 से 30.12। बात करें देशांतरीय विस्तार की, वो है 69 से 30 से 78.17। पूर्वी देशांतर, याद रखना, पूर्वी देशांतर उत्तरी अक्षांश 23.3 30.12 उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश ये ध्यान रखनी है, बहुत जरूरी है। यानी 23.3 उत्तरी अक्षांश से 30.12 उत्तरी अक्षांश तक। बात करें देशांतरीय विस्तार की तो है 69-30 पूर्वी देशांतर, याद रखना 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर। ये आपको ध्यान रखना, ये बात कई बार एग्जाम के अंतर्गत सीधा सीधा पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं अपन भारत की, अपन बात करें इस पर अक्षांश और देशांतरीय विस्तार अपन देख लेते हैं। ये आ गया उत्तर, ये आ गया दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम। ऊपरी ऊपर है अपना यहाँ ये जो हिस्सा लगता है, ये लगता है जम्मू कश्मीर का। ये आ गया इधर, ये लगता है अरुणाचल प्रदेश का। ये लगता है पश्चिम जो बिंदु है वो गुजरात का, और ये जो लगता है वो लगता है तमिलनाडु का। ऊपरी ऊपरी बिंदु की बात करें तो ये है इंदिरा कोल, कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। इसकी बात करें तो ये है केप केमोरिन, कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। बात करें इस बिंदु की, पूर्वी बिंदु की, तो यह है नेफा। इसको वर्तमान में कहते हैं वालांगू, ये ध्यान रखना। नेफा ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। ये आ गया गुजरात, गुजरात का है गोरमोता। गोरमाता है, गोरमोता कहाँ? गुजरात के अंतर्गत। ये इनकी बिंदु की बात आ गई। अगर अपन अक्षांश की बात करें तो अक्षांश, अगर दक्षिणतम बिंदु, याद रखना ये उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, ये दक्षिणी बिंदु है केप केमोरिन। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछ ले, ये मुख्य भूमि की है, तो वहां पर सिख है, ये अपना है अंडमान निकोबार, नीचे नीचे यहाँ बिंदु है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पेगोमोलियन पॉइंट। ठीक है, ये है 6 डिग्री 4, तो 2004 के अंतर्गत एक सुनामी के अंतर्गत है। ये बिंदु क्या हो गया था? ये बिंदु नष्ट हो गया था। ठीक है, लेकिन बिंदु है दक्षिणतम बिंदु अगर बात करें तो वह है 6.4, और अगर बात करें मुख्य भूमि की तो वो आता है यहाँ पर 8.4। 8.4 क्या है? उत्तरी अक्षांश, याद रखना उत्तरी अक्षांश। जो ये दक्षिणतम बिंदु है 6.4, ये क्या है? 2004 के अंतर्गत एक सुनामी आई थी, उसके अंतर्गत ये क्या हो गया? विलुप्त हो गया। अब अपन बात करें उत्तरी अक्षांश की, तो ये अगर मुख्य भूमि की तो वो आ गया 8.4 से, ये आता ऊपर वाला ही लिखा नहीं 37.6। अब अपन बात करें अगर पूर्वी पश्चिम की, तो जो पूर्वी बिंदु है वह है नेफा, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत है, और जो पश्चिमी बिंदु है गोरमोता वो पड़ता है गुजरात के अंतर्गत। इनकी अगर अपन देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो आता है 68 डिग्री 7 से लेकर, और वो आता है अपना
68.7 से 97.25, ठीक है, लिख दें 97.25। ये क्या है? देशांतर, यानी ये आ गया 68.7 पूर्वी देशांतर। ये आ गया 97.25 पूर्वी देशांतर। यानी अपन भारत की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, यहाँ लिख देता हूँ अक्षांशीय विस्तार, यहाँ लिख देता हूँ भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो वो आ गया मुख्य भूमि का अगर बात करें, ये तो आ गया 8.4 से 37.6, क्या उत्तरी अक्षांश। दक्षिणतम बिंदु की बात करें वो है 6.4, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। कहाँ है ये? अंडमान निकोबार में। 2004 के अंतर्गत सुनामी आई थी, उसमें क्या ये विलुप्त हो गया था, ठीक है। अब बात करें देशांतरीय विस्तार की, तो देशांतरीय विस्तार की बात करें वो आता है 68.7 से 97.25, 68.7 से 97.25, क्या? पूर्वी देशांतर। ये आ गया अपने पास राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, यह आ गया भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार। अगर इनकी मध्य दूरी की बात करें, उत्तरी और दक्षिणतम मध्य दूरी, पूर्वी और पश्चिम की अगर दूरी की बात करें, यह आती है 826 किलोमीटर। राजस्थान की आती है 826 किलोमीटर, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम की बात करें, यह आती है 869 किलोमीटर। ध्यान रखनी है 826 और 869। कई बार एग्जाम के अंतर्गत सीधा सीधा पूछ लेते हैं। उत्तरी बिंदु से दक्षिणी बिंदु के मध्य दूरी है वो है 826, पूर्व से पश्चिम है वो 869। बात करें इंडिया की, अपन बात करें ये यहाँ बिंदु से लेकर यहाँ की बात करें, पूर्व से पश्चिम ये हो गया, ये है 869, ये है इसकी 3214 किलोमीटर, ये है 2933 किलोमीटर। याद रखना, उत्तर से दक्षिण की दूरी है वो है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की है 2933 किलोमीटर। राजस्थान की जो दूरी है वो पूर्व से पश्चिम है, उसके मध्य अधिक है। भारत के अंतर्गत उत्तर से दक्षिण के मध्य दूरी वो क्या है? अधिक है। कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं ये दूरी, तो ध्यान ले लेना। बिंदु मैंने बता दिया, जो उत्तरी बिंदु है वह है इंदिरा कोल, जो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है। और जो दक्षिण बिंदु है 8.4 केप के मोरिन, जिसको बोलते तमिलनाडु के अंतर्गत पड़ता है। और दक्षिणतम बिंदु की बात कर रहे हैं तो वह है 6.4, जो कहाँ पड़ता है? अपना पड़ता है अंडमान निकोबार के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट, पेगोविलियन पॉइंट। इसको क्या कहते हैं? अपन इसको कहते हैं अंडमान निकोबार के अंतर्गत। अब बात करें पूर्व से पश्चिम की, अगर बात करें तो पूर्व के अंतर्गत है वो सबसे इधर पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। नेफा है जगह, जिसको अपन अभी वर्तमान में बोलते हैं वालांगू। ये है 97.25 पूर्वी देशांतर। अगर इसकी बात करें 78.7, ये कहाँ है? गुजरात के अंतर्गत गौर माता। कहाँ स्थित है? गुजरात के अंतर्गत। ये आ गया 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच। मैप के अंतर्गत मैंने ग्लोब के अंतर्गत भारत की जो स्थिति थी वो मैंने आपको बता दी थी। तो भारत की स्थिति है वो क्या यहाँ पर स्थित है। अब अपन आगे देखते हैं। अब जो अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं हैं वो क्या प्रदर्शित करती है? जो अक्षांश रेखाएं हैं वो ऋतु चक्र को प्रदर्शित करती हैं, यानी ऋतु चक्र को दिखाती है कि ये 0 डिग्री अपनी विषुवत रेखा है, इसके ऊपर ये कर्क रेखा आ गई, ये मकर रेखा आ गई। ये समय चक्र दर्शाती है। कर्क रेखा आगे उधर जाते हैं तो मौसम क्या प्रभावित होगा, नीचे के हो जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करें अगर देशांतर की तो ये क्या है? समय को प्रदर्शित करती है, यानी 1 डिग्री जो देशांतर है वो 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री देशांतर को पार करने में, ठीक है। जैसे अपन राजस्थान की बात करें, राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है 78.17 से जो पश्चिमी बिंदु है 69.30 है, इसके मध्य अगर ये डिग्री की अपन बात करें तो ये अंतर है 8 और 7 का, 8:47 का।
8:47, यानी इस बिंदु से इस बिंदु तक एक डिग्री बराबर 4 मिनट लगता है। तो ये हो गया अपना 35 मिनट और 8 सेकंड। बात करें 0 डिग्री, 0 डिग्री अपन देशांतर रेखा की बात करें, ये मान लो ये ग्लोब है, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये यहाँ पर देश है ब्रिटेन, उसका ग्रीनविच शहर है, उसके क्या है मध्य से गुजरती है कौन सी 0 डिग्री है वो देशांतर रेखा, इसलिए इसको कहते हैं ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं ग्रीनविच रेखा। इसको कहते हैं मानक समय रेखा, 0 डिग्री को देशांतर रेखा को। अगर भारत की अगर मानक रेखा की बात करें तो वो है 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है, पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो क्या है भारत की मानक समय रेखा है, जो विश्व के से कितनी समय आगे है, जो 5.5 घंटे आगे है। कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं। और ये जो 82.5 डिग्री है ये यूपी का जो मिर्जापुर शहर है उसके क्या है मध्य से गुजरती है। यूपी के मिर्जापुर से गुजरती है कौन सी, जो भारत की मानक रेखा है 82.5 डिग्री, जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो गुजरती है यूपी के मिर्जापुर से। और बात करें अगर विश्व की जो मानक समय रेखा है वो है 0 डिग्री, जिसको कहते हैं 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ग्रीनविच रेखा कहते हैं इसको। और उससे जो भारत का समय अंतराल है वो है 5.5 घंटे का। तो ये हो गया अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का अपने देख लिया है। अब अगर राजस्थान की अपना आकृति की बात करें तो आकृति आपको सामने है। अगर आकृति की अपन बात करें तो ये आकृति किस जैसी है, चतुर्भुज कोण समान नहीं है, तो ये हो गया विषम कोणीय, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, चतुर्भुजाकार या पतंगाकार, पतंगाकार। सबसे पहले आकृति के बारे में किसने बताया कि इस राजस्थान की वो आकृति है वो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है, तो बताया था TH हैंडले ने। और जो भारत का जो मानचित्र है वो ग्लोब में है, वो मानचित्र के अंदर का जो भारत का नक्शा है वो किसने दिखाया था सबसे पहले, वो दिखाया था टोलमी ने। याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं एक बार, टोलमी ने। और जो आकृति के बारे में, राजस्थान की जो आकृति है उसके बारे में बताया था TH हैंडले ने। ठीक है, सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे पहले कहाँ गिरेंगी, यहाँ गिरेंगी। कहाँ है, धौलपुर। कौन सा गांव है इधर इधर, वो है सिलाना गांव। और सबसे बाद में कटरा, जो जैसलमेर। आज अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, आज अपन ने डिस्कस किया राजस्थान की जो स्थिति है उसके बारे में। तो राजस्थान की अपन ने स्थिति के बारे में देख लिया कि जो राजस्थान है वो भारत के मानचित्र में कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। फिर उसके बाद में जो राजस्थान का जो विस्तार है उसके बारे में अपन ने देख लिया। जो अक्षांश विस्तार है अपन ने ये देख लिया, अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं,
देशांतर रेखाएं कौन सी होती है। 23.5 डिग्री जो उसको क्या कहते हैं, उत्तरी अक्षांश को अपन कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अपन कहते हैं मकर रेखा। जो 0 डिग्री है इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, जिसको कहते हैं विषुवत रेखा। उसके बारे में अपने अक्षांशीय विस्तार देख लिया, देशांतरीय विस्तार देख लिया, भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देख लिया। सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार के अंतर्गत स्थित है, जो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, जिसको पार्सन पॉइंट बोलते हैं, उसके बारे में अपने देख लिया। इंदिरा कोल, इधर जो पूर्वी और पश्चिमी जो बिंदु है नेफा और जो गोरमता गुजरात का, उसके बारे में देख लिया। जो मध्य दूरी है इनके बीच में, राजस्थान की भी अपने मध्य दूरी के बारे में देख लिया। और जो भारत की जो दक्षिणतम और जो है उत्तरी दक्षिण और पूर्व पश्चिम की जो मध्य दूरी है उसके बारे में अपने आज डिस्कस कर लिया। अब जो आगामी अपन कक्षा है उसके अंतर्गत जो राजस्थान के पड़ोसी जो राज्य हैं, उनकी सीमाएं हैं, उनके बारे में क्या है नेक्स्ट क्लास के अपन अंतर्गत देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।